हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अंशल शाक्य और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की फिजिक्स, जिसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। लास्ट लेक्चर था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ही डिस्क्राइब कर रहे थे, और उसके साथ ही साथ हमने उसके टाइप बताए थे। एक एक होता है हमारा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से, और एक होता है हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की बेस पे बताया था मैंने, ठीक है। तो पिछले टॉपिक में हमारा हो गया था कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्जेस का, तब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, उसमें किसी पॉइंट में निकालते थे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते थे, जिससे हमें पूरे पे पता चल जाता था, ठीक। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, चार्जेस हमारे अलग अलग रखे होंगे, उसके बीच में हम टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, और उसी के पर हम फिर बाद में उस पर सबका इफेक्ट देखेंगे, और एक रिजल्टेंट कह सकते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स फाइंड करने वाले हैं उस पॉइंट पे, ठीक है, या उस चार्ज से रिलेटेड। तो इसको समझेंगे। तो इसलिए पहले हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। डिस्क्रीट का मतलब समझ गए, डिस्क्रीट मीन्स अलग अलग, सभी अलग अलग रखे हुए हैं। अभी मैं आपको शो करके दिखाऊंगा, लिख कर दिखाऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब देखिए, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, पहले डिस्क्रीट का मतलब क्या है, डिस्क्रीट का मतलब क्या है, अलग अलग। अब देखिए सब अलग अलग रखे हुए हैं। एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, और कोई एक यहाँ है, यहाँ है, और यहाँ मान लीजिए, ठीक। इनको हमने कुछ नाम दे दिया। ये हमारा Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ठीक। ये Q4 है, ये Q5 है। हमने ऐसे मान लिया, हमें पता नहीं कितने चार्जेस हैं, तो हमने चार्जेस मान लिए n तक, ठीक है। मतलब पता नहीं कितने भी चार्ज हैं, फिलहाल मैं यहाँ यहाँ 5 तक शो कर रहा हूँ। फिर जब मैं दिखाऊंगा तो मैं n तक ले लूंगा, ठीक। अब इनका क्या है, अब एक हम टेस्ट चार्ज लेके आए हैं, ठीक है, एक हम टेस्ट चार्ज लेके आए हैं, इस पॉइंट पे लाए ले आए हैं हम। इस पॉइंट का नाम क्या है, P, ठीक। पॉइंट है, पॉइंट P ले लिया, आप कुछ भी ले लीजिए, OPQR, जो आपको ठीक लगे। फिर क्या है, अच्छा, अब ये चार्जेस जो हैं, इनका आपस में एक दूसरे पर कुछ इफेक्ट था, ठीक है। अब इनके बीच में जो इफेक्ट है, इस चार्ज को लाने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इफेक्ट से मतलब इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस वो ये चार्ज जो है, इनके बीच में जो भी कुछ है उसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अब ये भी ये इस पर भी कुछ इफेक्ट डालेगा। इफेक्ट से मतलब ये इस पर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इसका भी, इसका भी, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरीके से इसका सबके साथ कुछ ना कुछ इस इफेक्ट रहेगा। लेकिन जो क्या है, इसके और इसके बीच में जो भी इफेक्ट होगा, या जो भी इस दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको इसके और इसके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन हाँ, इस पर जो क्या होगा, इस पर जो रिजल्टेंट जो फोर्स, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा। और यही क्या होता है, हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमें ये मिलता है। अभी हम धीमे धीमे सब समझ जाएंगे। तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है। हमने माना कि Q1 है, ठीक। ये इस तरह से जा रहा है, और इसको हमने नाम दिया R1 वेक्टर। ये हमारा पोजीशन वेक्टर है R1, और मान लिया कि ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर। सिमिलरली Q2 भी लिया इस पॉइंट के लिए, इसको नाम दे दिया क्या, R2 वेक्टर। R2 वेक्टर क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक। सिमिलरली ये R3 वेक्टर हो गया, और इसी तरह से ये भी गया, ये R4 वेक्टर। अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना दूंगा। और ये जो R2 वेक्टर गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वेक्टर, ठीक है। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए दिया है। Q3 को लिया, Q3 को लिया तो E3 वेक्टर, Q4 को लिया तो E4 वेक्टर, ठीक है। और
Q5 इसका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर इसका हो गया R5, ये हो गया हमारा E5 वेक्टर। ये क्या है, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है, जरूरी नहीं है कि सब इस तरफ भी हों, कुछ इस तरफ भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं कितने चार्जेस हैं, ठीक है। अब क्या है कि हमने क्या लिया, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया है क्या, जिसमें चार्जेस क्या है Q1 से लेके Qn तक है। यहाँ पर इतने ही शो किए जा सकते हैं, इसलिए 5 तक लिया है, ठीक है। अगर यहाँ तक n तक शो हो सकता है तो हो सकता है शायद n तक लिया है। तो क्या है तो हम पहले इन कुछ पॉइंट्स को लिखते जाएंगे एक एक करके, फिर उसको समझते जाएंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि कंसीडर कंसीडर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q3 डॉट 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 Qn, ठीक है, Qn तक है। और साथ में क्या है, विद पोजीशन वेक्टर्स, विद पोजीशन वेक्टर्स R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, Rn वेक्टर, ठीक है। और हमने क्या किया है, एक टेस्ट चार्ज लेके आए हैं क्या, पॉइंट पी पे, और हम क्या देखना चाहते हैं उस पे, क्या देखना चाहते हैं, इन सभी चार्जेस का इफेक्ट, ठीक है, और वो भी एक साथ, ऑल द इफेक्ट ऑफ द चार्जेस वन एट ए टाइम, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें आना चाहिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसने भी पढ़ा होगा उसको सही से आता होगा, ठीक। तो Q1 Q2, ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वी वी ब्रिंग ए वी ब्रिंग ए देखिए यहाँ पर टेस्ट चार्ज अगर आप ना लिखें तो ना लिखें, क्योंकि यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हम क्या देख रहे हैं, हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं इस पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब फॉर्मूला आपको पता है, एक ही चार्ज होता है, इक्वल टू अपन 4 पाई डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एक चार्ज लेते हैं, वो हमें इसका लेना ही है, इसलिए हम उस चार्ज को नहीं लिख रहे हैं। तो भी लिखेंगे वी ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज, वी ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट लिख लीजिए, क्यू नॉट एट पी, क्यू नॉट एट पी, एंड वांट टू फाइंड एंड वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस वन एट ए टाइम, ठीक है, ड्यू टू ऑल चार्जेस वन एट ए टाइम। अब देखिए, अब कुल मिला के आप इतना तो समझे होंगे कि हम निकालने में क्या चाहते हैं। हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस एट विच पॉइंट, एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को क्या नाम दिया है हमने, इस पॉइंट को बोला है पी, क्योंकि हम क्या देखना चाहते हैं, हम इन सब चार्जेस का उस पर कंबाइंड कह सकते हैं, कंबाइंड इफेक्ट देखना चाहते हैं, या कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कंबाइंड शब्द सही है, ठीक। इतना नोट करिए जरा, इतना नोट करने के बाद हम आगे लिखेंगे। अब इसको नोट करेंगे, फिर अभी मैं जब रफ करूंगा तो मैं ये हेडिंग वगैरह सब रफ कर दूंगा, सीधे लिखाऊंगा। जल्दी से इसको रफ करिए, ओह नोट करिए, सॉरी। तो हाँ, सब लोगों ने नोट कर दिया होगा। अब मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक। वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। फिर इसके बाद अब क्या होगा कि हमने, हाँ, हम क्या निकाल रहे थे, अब हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। E1 E2 E3 हमारे चार्जेस कहाँ तक के हैं, एन तक। तो हम क्या करेंगे, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक करके सबका लिखेंगे, ठीक है, मतलब एन तक नहीं लिखना है, फिर हम उसको शो करेंगे एक एक करके, सभी का हमें निकालना है, ठीक है।
फिर हम क्या करेंगे, उसी को वहीं पे हम क्या लगा देंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब देखिए, तो पहले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर ड्यू टू चार्ज Q1 एट P इज गिवन एज, P पॉइंट पर निकालना है, Q1 है, ठीक, पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर, ठीक है, पॉइंट क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट किया गया, E1 से, तो देखिए ऐसे लिखा जाएगा। हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/4πε0 डॉट Q/r²। लेकिन ये क्या है, अभी ये अधूरा है, इसमें किस चीज़ की कमी है, पोजीशन वेक्टर की, तो ये जो होता है इसी को लगा देते हैं पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होने वाला है, हमारा क्या है 1/4πε0, चार्ज क्या है Q1/r1², और इसी के साथ ही साथ क्या है, अब ये इसी का हमें यूनिट वेक्टर चाहिए इस डायरेक्शन के लिए, तो वो क्या हो गया, ये हो गया R1 कैप, ठीक है। इसके साथ एक ये हो गया हमारा। सिमिलरली और इसी तरीके से सबके निकल आएंगे, कहाँ तक, n तक निकाल देंगे हम, ठीक, सभी के n तक फाइंड कर लेंगे, तो क्या हो गया E2 बराबर 1/4πε0, बस यहाँ पे सब जगह टू हो जाएगा, ठीक, Q2/r2², R2 कैप। अब इसके बाद इसी तरीके से हम n तक जाएंगे, तो एक एक करके n तक तो लिखेंगे नहीं, तो इसको इस तरह शुरू कर देंगे, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, n तक। तो En वेक्टर, ये सभी वेक्टर हैं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। En वेक्टर क्या होगा, 1/4πε0, En है तो Qn होगा, और पोजीशन वेक्टर कितना होगा, Rn, ठीक है, Rn², और अभी ये अधूरा है, तो इसके लिए क्या कर दिया आपने, इसको वेक्टर बनाने के लिए इसका यूनिट वेक्टर से इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा Rn वेक्टर। अब इन सब के तो वेक्टर निकल आए, अब देखिए मैं उसको बताता हूँ, हमारा ये सिस्टम ऑफ चार्जेस था, इनका आपस में एक दूसरे पर इनका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब एकदम समझ लीजिएगा, ठीक, फिर क्या हुआ, मैं एक टेस्ट चार्ज लेके आया, इनके बीच में ले आया, इनके कहीं भी रखे थे वो वहां पर किसी भी पॉइंट पे ले ला के रख दिया है, ठीक। अब क्या है, अब ये इनका उस पर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, लेकिन इनके और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन और इसका इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इसका इस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा जो पी पे लग रहा है, Q1 जो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, और Q2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है पी पे, Q1 जो पी पे लगा रहा है उसकी वजह से Q2 का पी पे जो इफेक्ट होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यानी कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन ये आपस में एक दूसरे को कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालने वाले हैं। लेकिन इस पॉइंट पर जो सब जब सब एक दूसरे के जब सब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इस पे क्या होगा, एक रिजल्टेंट बनेगा, एक इस पे जो वेक्टर सम, इस पे जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस पे सभी लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, इस पे सबका क्या होगा, एक कंबाइंड इफेक्ट, उसी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर सम, ठीक है। उसी का हम क्या फाइंड करेंगे, वेक्टर सम, और ये किसके द्वारा होता है, बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम इसके बाद अप्लाई करने वाले हैं, हम उसको क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो हम क्या लिखेंगे, बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पहले इतना नोट करिए यहाँ तक, फिर हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी है, इसको इतना नोट करिए, ठीक है, इतना नोट हो गया। अब क्या लिखेंगे, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में यही होती हैं दो चीजें, आपस में उनका जो है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, किसी और मतलब उन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन है किसी तीसरे के आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रिजल्टेंट होता है वो चेंज हो जाएगा उस एक पॉइंट पे। अब देखिए क्या लिखेंगे, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है।
और इसको क्या लिया है, तो हम उसको जो फाइनल पूरा जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हमने क्या ले लिया, ई वेक्टर। ये E1 E2 E3 थे, तो हमने उसको क्या ले लिया, सीधे सीधे ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, चार्जेस इज गिवन बाय, ठीक। तो ई वेक्टर क्या होगा हमारा, इन सब का क्या होगा, वेक्टर सब। तो क्या होगा वो, ई वेक्टर इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस का En वेक्टर, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ Q2 को, ठीक है, प्लस En वेक्टर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबकी एक वैल्यू लिख देंगे, सबकी वैल्यू लिख देंगे। E1 की क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर और R1 कैप, ठीक। फिर इसी तरीके से E2 की भी लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर और R2 कैप। फिर इसके बाद और आगे बढ़ेंगे डॉट 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 एन तक, फिर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn स्क्वायर और Rn कैप, Qn अपॉन Rn स्क्वायर और, एक सेकेंड ये गड़बड़ हो जाता है लिखने में, Qn अपॉन Rn स्क्वायर और Rn कैप, ठीक है। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, अब आप एक चीज देख रहे होंगे, क्या, Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में सेम है, तो लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद Q1 Q2 Q3 ये क्या जा रहा है, ये एक ऑर्डर जा रहा है, तो हमें क्या लगा देंगे यहाँ पे, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n, 1 से लेके n तक ही तो जा रहा है। तो ये क्या है, ऊपर Q के जो बेस में है 1 2 3 4 यही तो चेंज हो रहा है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, क्यू आई अपॉन। सिमिलरली आर में भी चेंज हो रहा है 1 2 3 4, तो हमने क्या लिख दिया, आर स्क्वायर आई, और इसमें आर के साथ क्या चेंज हो रहा है 1 2 3, तो ये भी हमने क्या लिख दिया, आर आई कैप, ठीक है। इस तरह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, वो आ चुका है, यही आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। यानी कि वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इस पॉइंट पे जो भी हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वो इन सभी का क्या होगा, वेक्टर सम होगा, ठीक है। विद, हाँ वेक्टर सम है, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो करती है वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक। अब इसके बाद इस सबसे पहले इसको नोट करिए जरा, सभी लोग इसको जल्दी से नोट करेंगे। अब इसके बाद हमें करना है एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल, ये सब लोग नोट करेंगे, ठीक है। सभी ने वीडियो पॉज करके सब लोग नोट कर लीजिए, और जिसने नोट कर लिया है उसको मैं बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में पेज नंबर तो मुझे नहीं याद है, पेज नंबर रुक जाइए मुझे देखना पड़ेगा, पेज नंबर 22 और एग्जाम्पल नंबर 1.9 एनसीईआरटी का, उसको ज़रा निकालेंगे। देखिए एग्जाम्पल ज़रूर लगाना है, एग्जाम्पल इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्स में, देखिए एग्जाम्पल क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं, हम लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब टीचर पेपर बनाता है तो एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल सॉल्व होते हैं तो उसको देख के बनाने में आसानी रहती है, और बच्चे भी सॉल्व नहीं करते हैं उसको, ठीक। तो एग्जाम्पल ज़रूर लगाएं। मैं इसको रफ कर देता हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1.9, और जिसने ये समझ लिया उसको फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ रह नहीं जाएगा जो ना समझ में आए, ठीक है। तो हम इसको रफ कर देता हूँ। तो क्या डालेंगे हम हेडिंग, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1.9, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अब।
तो क्या लिखेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.9। सब कुछ आपके क्वेश्चन में दिया गया है, तो वैसे ही जैसा क्वेश्चन में डायग्राम बनाया गया है, डायग्राम बनाए सभी लोग। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ तुरंत। मुझको बुक लानी पड़ेगी, 1 मिनट रुकिए जरा, फिर मैं बुक लेके आता हूँ। तो ये है हमारा। अब हमें देखना है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.9। पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, फिर मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए हमारे कोई 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और उनका एक का चार्ज पॉजिटिव है, एक का चार्ज निगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। और क्या है कि एक दूसरे से 0.1 मीटर अपार्ट रखे गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है 3 पॉइंट पे ए, बी एंड सी। मैंने क्वेश्चन के लिए किताब देखी है, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। Q1 है हमारा 10⁻⁻8 कूलम, Q2 है हमारा -10⁻⁻8 कूलम। अब क्या कह रहा है कि हाँ, फिर उसके बाद आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ए, बी एंड सी पे। देखो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और इसको कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा ए, बी एंड सी। अच्छा ये इसमें दिया हुआ है पहले ही, ठीक है। ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है हमारा सी पॉइंट। इसके बाद और क्या क्या दिया गया है, अच्छा यहाँ पे ये डिस्टेंस है 0.1 मीटर, ये पूरी, ठीक है। ये कितनी दी गई है, ये दी गई है 0.05 मीटर, 0.05 मीटर, जो यहाँ से यहाँ तक की है सी। और ये कितनी है, ये 0.1 मीटर है पूरी, ठीक है। इधर भी हमसे क्या कह रहा है, इधर रखा है प्लस का चार्ज, इधर रखा है, इधर रखा है प्लस का चार्ज, और इधर रखा है माइनस का चार्ज। अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है ए, बी एंड सी, ठीक। जो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझ गए तो आपको सारे क्वेश्चन सरल सरल जो भी हैं वो ऐसे ही हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। हमें क्या पता है, हमें सबके मैग्नीट्यूड भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा, ये 0.1 मीटर है, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ ही तो होगी, क्योंकि ये पूरी फुल है, ये इसके मिडिल पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये हाफ है। अब देखेंगे 0.1 का हाफ क्या होता है, 0.05। और इसको हम किस तरह से शो करेंगे, इस तरह से, ठीक है। 5 × 10⁻², समझ गए। ये ऐसा इसलिए करेंगे, देखिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे E = 1/4πε0 .Q/r², तो नीचे पॉइंट में हो जाएगा कैलकुलेशन, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस तरह से कि नीचे 25 ही आएगा, वैसे कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए को हम क्या ले लेंगे, ई ए। क्या लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, ठीक। इसको क्या ले लिया हमने, ई ए, ठीक है। ई ए इक्वल्स टू क्या होगा, अब देखिए ई ए इक्वल्स टू क्या होगा, इस पॉइंट पे देखना है, ठीक है। ये 0.1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 0.05, समझ लेना, ठीक। अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा कि ये पॉजिटिव है, इसकी डायरेक्शन ये अपोज करेगा। पॉजिटिव की क्या होती है, आउटवर्ड्स, और निगेटिव की होती है इनवर्ड्स। ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये उस तरफ अपोज कर देगा। तो ये डायरेक्शन कैसी होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो इनका क्या होगा, इनका होगा एडिशन। तो इसके इसका जो लगेगा इफेक्ट, ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है, ठीक है।
तो हमने इसको क्या ले लिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जो Q1 लगाएगा उसको हमने जब EA ले रहे हैं तो हमने इसको क्या ले लिया, इसको ले लिया हमने E1A, और जब इधर ले रहे हैं तो इसको हमने ले लिया, देखो डायरेक्शन सेम है इसीलिए ऐड कर रहे हैं, ठीक है, प्लस E2A, ठीक है। अभी ए ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ले रहे हैं, ठीक है। जब बी लेंगे तब E1B और E2B इस तरीके से लेंगे, ठीक है, नेमिंग के लिए। E1A देखो जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 कितना है, अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है 0.05, लेकिन हम इसको इस तरह नहीं लिखेंगे क्योंकि 0.05 का स्क्वायर अपॉन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, इसलिए क्या लिखेंगे इसको 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें भी सेम टू सेम E2A, E2 मतलब Q2 क्या है 10⁻⁸ लिख दिया, 10⁻⁸ अपॉन, अब ये कितना है आर स्क्वायर, आर कहाँ गया, सॉरी हाँ आर स्क्वायर, आर ये है 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर। पहले इतना नोट करिए, फिर इसी को अभी हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे। पहले इसको लिखिए जरा, इसको लिखेंगे सभी लोग, जल्दी से ऐड करिए। हाँ ठीक है, सभी बच्चे ने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिए। और हाँ देखिए, अब ये मत ऐसे इस तरह से वैल्यू नहीं रखनी है कि -Q2 क्यों, अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं रखा। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है कि यहाँ माइनस क्यों नहीं रखा, बिकॉज इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमें पता है, तो हमें बस उसका जो भी उनका मैग्नीट्यूड है वो हमें बस डायरेक्शन के लिए चाहिए था, ठीक है। और डायरेक्शन हमें पता ही है, इसलिए अब हमने डायरेक्शन फाइंड कर ली है, तो इसलिए इसका कोई इफेक्ट, इसका यूज़ होता है डायरेक्शन के लिए। ये यहाँ प्लस माइनस इस तरह से कैलकुलेशन नहीं रखा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इतना हो गया, अब क्या करना है, हम सीधे सीधे समझ गए, हमें इसको ऐड करना है। अगर यहाँ पर आ जाए तो अब देखो इतना समझ लीजिए, ये दोनों क्वांटिटीज बिल्कुल सेम है, ये तो समझ में आ गया होगा ना। तो 1 और 1 प्लस करेंगे तो कितना होता है 2 होता है। अगर x, ये भी x है मान लीजिए, ये भी वैल्यू सेम है, जैसे एक जैसी दोनों वैल्यू तो डबल हो जाएगा ना, यहीं लिख देता हूं मैं, बाकी का ऊपर सॉल्व करता हूं। तो क्या हो गया ऊपर 10⁻⁸ अपॉन, नीचे क्या है 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अब मैं ऊपर रफ करके आगे बढ़ाता हूँ, ठीक। सबको पता है मैग्नीट्यूड क्या है, हाँ। तो अब इसको रफ करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ तक हो गया, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ये सब में वैल्यूज, ये सब तो सबको पता ही है वैल्यूज। अब देखिए, ये 2 टाइम्स हो गया था, और अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई 10⁻⁸ अपॉन 5 का क्या हो गया स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 इंटू, और 10⁻⁻2, जब इसका स्क्वायर होगा तो इस पावर का इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई। इतना हो गया। अब देखिए, अब ये क्या होगा यहाँ करके 2 9 जा 18 अपॉन 25, जो 10 की पावर है, जब जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। जैसे कि a की मल्टीप्लाई b इंटू ए का मल्टीप्लाई c, ए की मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ए की पावर। और ये सब तो आपने 9th 10th में कराई होगा, इतना तो सबको ही पता है। और अगर डिवाइड में होता है तो माइनस हो जाती है, ठीक है। और ये माइनस की ये ऊपर तो 10 की पावर ये कितना है 9, और ये किस में हो जाएगी मल्टीप्लाई में है, तो ये इसके साथ ऐड होगी, लेकिन ये माइनस की है, ठीक। और ये माइनस की ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की।
इस तरह से ये आंसर आएगा। फिर उसके बाद अब क्या लिखेंगे, 18/25। तो 25 से अगर डिवाइड कर देंगे 18 का, मैं यहाँ नीचे डिवाइड कर देता हूँ, 25 से डिवाइड करेंगे तो आता है 25 और 18, तो आएगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, 0.1 मीटर जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो डिस्टेंस तो पता ही है सभी को, ये लिख देता हूँ 0.05, ठीक है। अब देखो, तो क्या होगा, 0 बढ़ाएंगे तो ये जाएगा 7 टाइम्स, फिर ये आ जाएगा 50, फिर ये जाएगा 2 टाइम्स, ये कितना है हमारा, 0.72, 0.72 इंटू 10⁵, 7.2 इंटू, ये क्या आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो 7.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और 5 नहीं, पावर कितनी हो जाएगी, 4, ये इस तरफ बढ़ेगा तो 10⁻⁻ होगी, घटेगी, ठीक। ये इतना आ गया, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ठीक है। अब इसी तरह हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। फिर उसके बाद ये आ गया, अब इसको नोट करेंगे और मैं इसको रफ कर देता हूँ फिर, ठीक। अब रुक जाइए, यहीं से समझ लीजिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, यहीं पे बता देता हूँ, यहीं से आगे बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, तो ई बी वेक्टर क्या होगा, ई बी बराबर क्या होगा, देखो, अब ई बी क्या होगा, अब यहाँ से समझना आप लोग, देखो, ये है हमारा ई बी, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेंजमेंट आएंगे, जैसे कि ये प्लस का है, ये तो इसका अपोज करेगा, इसको मतलब इस प्लस की डायरेक्शन ये होगी, डायरेक्शन समझो सीधे, अपोज अट्रैक्ट छोड़ो, प्लस की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड्स, और निगेटिव की क्या होती है, अपनी तरफ, इनवर्ड्स, और निगेटिव वाला जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये, तो प्लस वाला तो प्लस रहेगा क्योंकि वो तो ऐड होगा, प्लस वाला इस डायरेक्शन में है तो हम उसको क्या लेंगे, E1B, लेकिन ये किसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो यहाँ आएगा माइनस, E1B माइनस E2B, इतना देखिए, इतना लिखिए, फिर अभी मैं इसके आगे और करता हूँ, ठीक। इतना होने के बाद इलेक्ट्रिक, हाँ, ई बी इक्वल टू कितना है, E1B माइनस E2B, अब E1B क्या कितना आएगा, E1B यानी कि कितना चार्ज कितना है, 10⁻⁸, अब ऐसे ही लिखेंगे 1/4πε0, चार्ज कितना है, 10⁻⁸ अपॉन, इसकी यहाँ से दूरी कितनी, देखो 0.05 है, तो इसको कैसे लिखा था, 5 इंटू 10⁻⁻2, तो इसका होल स्क्वायर। अब देखो माइनस में, माइनस में क्या, E2B है, ये हमने लिख लिया, और चार्ज, चार्ज इस पर भी उतना ही है। अब एक चीज बदल गई, अब वो क्या है, देखो, ये डिस्टेंस कितनी थी हमारी, ये थी 0.1, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। इस 0.1 में हम जोड़ेंगे 0.05, तो 0.1 और 0.05 इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 0.15, 0.15 को क्या लिखेंगे, जैसे लिखा है 0.05 को 5 इंटू 10⁻⁻2, तो 0.15 भी क्या हो गया, 15 इंटू 10⁻⁻2, इस तरह से, यहाँ राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही, 15 इंटू 10⁻⁻2, इसके बाद इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी तो डिस्टेंस ये है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसके बाद, ये तो समझ में आ गया होगा,
अब इसमें से क्या करेंगे, जो कॉमन कॉमन वैल्यू बाहर निकाल लेंगे और फिर हम क्या कर देंगे इसका सब्ट्रैक्शन। तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो एक ही जैसा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है। 10⁻⁻8 इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, अपॉन, अब ये क्या है 5 × 10⁻²। तो इसको ऐसा करते हैं, रुक जाइए यहाँ स्पेस नहीं है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह की कमी पड़ गई है। और ये ऐसा करते हैं, अगर इसको बी को रफ कर दें, नहीं रहने दीजिए, बी को मत रफ करिए, फिर आप कन्फ्यूज़न होगी। तो हम क्या लिखेंगे, ई बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन कितना, या ऐसा करिए अभी इसमें खाली वैल्यू पुट कर दीजिए सिर्फ इसमें, ये कितना आएगा 25 × 10⁻⁻4, ठीक है, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁻8 अपॉन 15 का क्या होता है स्क्वायर 225, 225 इंटू 10⁻⁻4। अब देखो क्या क्या कॉमन मिल रहा है हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएगा, 10⁻⁻8 और 10⁻⁻4, ठीक। हम क्या लिखेंगे, इतना नोट करेंगे, फिर अगला स्टेप लिखता हूँ मैं, जल्दी से इतना नोट करिए, जल्दी से इतना नोट करेंगे, और उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करिए, ठीक। अब क्या होगा इसके बाद, अभी मैं बी वाला सॉल्व करके फिर ये पॉइंट हटा दूंगा, ठीक है, बी वाला जो है क्योंकि इसकी वजह से क्वेश्चन नहीं हो पा रहा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, और 10⁻⁻8 अपॉन 10⁻⁻4, और एक एक कॉलम में क्या हो गया 1/25, एक में हो गया माइनस का 1/225। अब यहाँ से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है 9 इंटू 10⁻9, अब समझना 10⁻⁻8 अपॉन 10⁻⁻4, 225, इसका एलसीएम, ठीक है। 25 का किस में गया, इसमें जाएगा 9 टाइम्स, माइनस इसका जाएगा 1 टाइम्स, इधर भी सॉल्व करना है, ये 10 की पावर अब एक साथ लिख लो, 10⁻9 माइनस 8, ये नीचे से ऊपर जाएगी, ये कैसी जाएगी प्लस की, 9 माइनस 8 प्लस 4, और ये 9 माइनस 1 कितना हुआ 8 अपॉन 225, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी है, मैं समझता हूँ बोरिंग हो जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करना है। अब आप लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये क्या हो गया 9 और 4 13 और माइनस 8 कितना बचा 5, ठीक है। ये अब आप लोग सॉल्व करिएगा, और आगे चल के हो सकता है कुछ इस तरह से आंसर आए जैसे हमारा ये आया था, तो इसमें हो सकता है फिर एक पॉइंट जब आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ बस 10⁻4 हो जाएगा, इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। इस तरह से ये करेंगे। फिर उसके बाद अब क्या करना है हमें, इसके बाद अब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड ये कौन सा आया हमारा, इसको यही और लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, ठीक है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा आया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। अब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, सब इसको नोट करेंगे, सभी लोग इसको नोट कर लेंगे, और वीडियो को पॉज करके अब मैं इसको आगे रफ कर देता हूँ। अब मैं इसको पॉइंट को हटा देता हूँ, ठीक है, इसकी वजह से क्वेश्चन लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब इतना समझिएगा सीधे, अब क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, ई सी। अब यहाँ पे जिसने भी मेरे वेक्टर वाले वीडियो नहीं देखे हैं जरूर देखना, क्योंकि उसी में मैंने पढ़ा है रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अगर आता है तो अच्छी बात है, फिर तो नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या हुआ था,
देखिए पहली बात तो यहाँ पे एंगल का खेल है पूरा, ठीक है। क्या है, देखो प्लस वाला है, ये हमें डिस्टेंस पता है 0.1 है। प्लस वाला है क्या करता है, इसका कुछ इस तरह रहता है आउटवर्ड्स, और निगेटिव का क्या रहता है डायरेक्शन, निगेटिव का डायरेक्शन रहता है इनवर्ड्स, ठीक है। और कोई भी ट्राइंगल है वो किससे मिलके बना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो जो उसके जो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ये तो इक्विलेटरल है तो इसके तीनों कितने हैं 60। इसको मेन चीज को समझिएगा, ये पूरे 60 है ये, ठीक है। अब ये 60 है, कोई भी लाइन है अगर उस पर ऐसे कट कर रहा है, ये 60 है, ये टोटल कितना होता है 180 होता है। जब ये 60 तो ये कितना हो गया, ये 120 हुआ। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ अभी आप समझिएगा, देखो जब इनका हम रिजल्टेंट देखेंगे, रीसॉल्यूशन देखेंगे, तो क्या होगा, देखिए ये थीटा, यहाँ पर क्या होगा देखो, ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाला एंगल क्या होगा, ये इस तरह से, इनका जो है हमें, देखो ये पूरा हमें मिलने वाला है, ये 60 है, ये पूरा हमें कितना मिला, ये पूरा हमें 120 मिला, इस तरह से, ठीक। अब ये पूरा 120 है, ये पूरा 120 है, तो ये कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। देखो पूरा 120 था, अब इसमें भी ये बराबर पे कट कर रहा है, तो ये किस में हो गया 60 60 में डिवाइड हो गया। अब देखिए, और थीटा जो होता है, थीटा ये है, ठीक है, यहाँ पे और अलग से 60 बना दिए, ये और ये एंगल बराबर है, ये 120 पूरा है और ये 60 आधा है, अगर यहाँ पे और आधा कर दें तो 60 हमें हाफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब अब यहाँ पे लगता है रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यहाँ पे क्या होता है, ये थीटा के साथ वाला एंगल होता है वो कॉस होता है, तो वो कैसे होता है वो भी मैंने बताया था, वो उसको अब उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो ई सी, जो ये ई वन लगा रहा है, जो ई वन लगा रहा है ई वन सी, तो ई वन सी कॉस 60, ठीक है। और इसके ठीक परपेंडिकुलर में साइन का बनेगा ई वन सी साइन 60। जब इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एक बनेगा ई वन सी, सॉरी ई टू सी, इसकी वजह से ई टू सी कॉस 60, और इसकी वजह से बनेगा सीधा इसके जस्ट अपोजिट ई टू सी साइन 60। तो साइन और साइन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसने भी वेक्टर पढ़ा है जो भी उसको एकदम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या हुआ, कॉस वाले एक तरफ बनेंगे और साइन वाले अपोजिट अपोजिट बनेंगे। इस, ये देखिए जो इसका जो साइन वाला होता है वो सीधे 90 डिग्री का बनता है, ये यहाँ पे वो सीधे इस तरह से बना होगा कुछ इस तरह से, और इसका जो होगा ये कॉस होगा वो कुछ, ये जो ई टू सी का होगा वो कुछ इस तरह से बना होगा, तो ये एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, ठीक। तो इसलिए हमारे पास क्या रहेगा ई वन सी कॉस 60 और ई टू सी कॉस 60, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो कैसे होंगे ऐड, ई वन सी कॉस 60 ई टू सी कॉस 60, कॉस 60 को ले लो कॉमन, कॉस 60 ई वन सी प्लस ई टू सी, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, लिख लो ई वन सी यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू वन कितना है 10⁻⁻8 अपॉन, अब ये देखो एक चीज और, ये कितनी है 0.1, तो 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 को लिख सकते हैं 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर प्लस, सिमिलरली इसमें भी यही होगा, तो इसको यहाँ लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁻8 अपॉन 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अब डायग्राम रख कर देता हूँ, क्योंकि डायग्राम बुक में बना हुआ है, ठीक है। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, अब तो समझ में आ गई हैं चीज़ें, क्योंकि बुक में है डायग्राम तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁻8 अपॉन 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, 1 और 1 कितना हो गया 2, 1/2 मल्टीप्लाई 2,
ये कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर 10⁻⁻2। तो 2 से 2 गया, तो कितना हुआ ये 9 इंटू, अब 10 की पावर कितनी हो गई है, इसको अगर यहाँ पे लिख देंगे 9 - 8, और ये ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। कितना आ गया ये 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ईसी ये पूरा आ जाएगा, ईसी इक्वल्स टू 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी, ठीक है। इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। मैं जानता हूँ थोड़ा बड़ा था और बोरिंग जैसा भी लगा होगा, लेकिन इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अगर आप जब बड़ा क्वेश्चन लगा लेंगे तो छोटा तो अपने आप ही हो जाएगा, कठिन लगा लेंगे तो सरल तो फिर आप कर ही लेंगे। इसलिए शुरुआत कठिन से करें, ना कि सरल से, ठीक। तो इसलिए जो है सभी लोग का बहुत बहुत थैंक यू, और सपोर्ट करिए, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। सभी लोग अपना अपना ध्यान रखें, और थैंक यू सो मच, बाय बाय।